गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी के बारे में आप जानते होंगे। दरअसल में इनकी जो वाइफ है ना, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो एमयूडीए है, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इनकी वाइफ के साथ यहाँ पे लगभग 14 साइट से कॉरस्पॉन्डिंग 56 करोड़ रुपीस के ना कुछ इलीगलिटीज यहाँ पे देखने को मिली हैं। यानी कि कुछ करप्शन का मुद्दा यहाँ पे हो सकता है, ऐसा यहाँ पे इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। राइट। अब ये एलिगेशन तो चलो सामने आए। इस एलिगेशन से कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके कर्नाटका के गवर्नर है ना, उन्होंने यहाँ पे परमिशन दे दी। किस चीज की परमिशन? इस चीज की परमिशन की एक इन्वेस्टिगेशन हो पाए अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। अब ये मुद्दा लेके कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर चले गए कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो गवर्नर जी ने सैंक्शन की है टू प्रोब सीएम, वो यहाँ पे उसको हम अपहोल्ड करते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हाई कोर्ट ने कि अगर हम बात करें ना आर्टिकल 163 की, संविधान का आर्टिकल 163 ये कहता है कि जो गवर्नर होगा, इट विल वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पर ये हमेशा ट्रू नहीं है कि हर बार उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस माननी ही पड़ेगी। कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। और ये अभी वाला जो केस है ना, ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस ही हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पर जो गवर्नर ने यहाँ पे सैंक्शन दिया है, वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इनके अगेंस्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा इस पूरे मुद्दे के अंदर। दोस्तों, डेट है आज की 25 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पर आपके सामने स्कैनर है। इस पर्टिकुलर कोड को स्कैन कर कर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को और भी बेटर बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं डेंगू केसेस के बारे में। देखो, अगर आप थोड़ा सा डेटा यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो ना, तो आप नोटिस करोगे कि जो डेंगू केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले ये जो नंबर ऑफ केसेस दुनिया भर में है ना, वो लगभग डबल हो चुके हैं। एंड अगर आप नोटिस करोगे, लगभग अभी तक यानी कि अगस्त के खत्म होते होते लगभग 7,000 लोगों की दुनिया भर में डेथ हो चुकी है। आप पिछले 10 साल में कंपैरिजन करो, कभी भी इतनी ज्यादा डेथ्स हमें नहीं देखने को मिली। एंड आज के समय ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग दुनिया की आधी जो पॉपुलेशन है ना, वो कहीं ना कहीं रिस्क के ऊपर है डेंगू के कॉरस्पॉन्डिंग। डेंगू आप जानते होंगे, जो आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है, मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो मॉस्किटो के बाइट से ह्यूमन में यहाँ पे ट्रांसमिट होती है। दुनिया भर में अगर हम बात करें, हर जगह ही ये बढ़ रहे हैं, पर ब्राजील और खासकर हम साउथ अमेरिका के वाले रीजन की बात करें, वहां पर तो बहुत ही ज्यादा ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जैसे मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे वायरस से फैलता है डेंगू वायरस, एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो फीमेल मॉस्किटोज देखने को मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिस मॉस्किटो, एंड उनमें खासकर एडिस अजिप्टी जो है ना, वहां से ये फैलता है। ये वही मॉस्किटो है जो आपका चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब इसका तरीका क्या है डेंगू से बचने का? सबसे पहला तो ये है कि आपका मच्छर काटे ही ना। तो अगर आपने मच्छरों को कंट्रोल कर दिया, तो काफी हद तक आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। बाकी अगर हम बात करें ना, तो बहुत कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं अवेलेबल है फॉर डेंगू। अगर जल्दी डिटेक्ट हो गया एंड जल्दी इलाज हो गया, तो उससे कहीं ना कहीं डेथ रेट काफी कम करी जा सकती है। कुछ केसेस में तो देखो बहुत ही आपके सिम्टम्स आते ही नहीं, या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, पर कई केसेस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। एंड कई बार लोगों की हमें डेथ भी देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगस्त तक इस साल में ही लगभग 7,000 लोगों की डेथ ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो इसके अलग अलग सीरोटाइप्स भी होते हैं। सीरोटाइप्स बेसिकली ऐसे ग्रुप्स होते हैं विद इन द स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, यानी कि टाइप ही है उसका। बाकी अगर बात करें वैक्सीन डेंगू की, तो देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि भारत के अंदर कोई भी वैक्सीन हमें डेंगू की नहीं देखने को मिलती जो कि अप्रूव्ड हो। बाकी दुनिया भर में ना कुछ अलग अलग रीजन्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैक्सीन हैं। बेसिकली दो वैक्सीन आपको देखने को मिलेंगी, एक है डेंगवैक्सिया और एक है क्यूजेंडा। ठीक है, ये दो वैक्सीन के आप नाम ध्यान में रखिएगा। ये डेंगू की वैक्सीन है। इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया के अंदर कोई भी वैक्सीन यहाँ पे अभी तक अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीन होती है ना, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं वहां पे कुछ रीजन के रिगार्डिंग इनकी एफिकेसी ज्यादा होती है। जैसे ये जो डेंगवेक्सिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे 9 से 45 साल या 9 से 60 साल वाले लोगों के लिए होती है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। एंड एफिकेसी इसकी लगभग 80% है। एंड जो क्यूजेंडा है, ये अपने आप में लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है ना। एंड इसकी 2 डोज होती है, बट इंपॉर्टेंट बात यही है कि भारत के अंदर कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो ये था डेंगू के बारे में जो हमने अच्छे से पढ़ा। दूसरा दोस्तों, मुझे टॉपिक डिस्कस करना है, वो है आपका कुडियट्टम के बारे में। अब ये क्या मुद्दा है? देखो, जब मैं बात करता ना कुडियट्टम, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कुडियट्टम केरला से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक आपका थिएटर ट्रेडिशन देखने को मिल जाएगा। और ये कोई नया थिएटर ट्रेडिशन नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि इसका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है।
इस पर्टिकुलर थिएटर का। ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी कि कुडियट्टम जो वर्ड है ना, वो दरअसल में मलयालम और आपका जो संस्कृत है, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आप पूछोगे वो कैसे? देखो दरअसल में ना, यहाँ पर जो संस्कृत थिएटर है वो प्लस आपका जो कुटू, जो एक तरह से संगम टाइप के ऊपर फॉलो किया जाता था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको कुडियट्टम देखने को मिल जाएगा। तो संगम और संस्कृत के बीच में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्यूजन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये पॉपुलर तब हुआ जब यूनेस्को ने ना 2001 में इसको डिक्लेयर किया एज मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर जो 2008 के अंदर जो आपकी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है ना, उसके अंदर भी यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया गया कुडियट्टम। तब से तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आप पूछेंगे सर आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी तो बहुत लंबे टाइम से है। एक्चुअल में क्या है ना, एक इनिशिएटिव है हमारे सामने, चोलियट्टम। ये एक नया इनिशिएटिव लाया गया है ताकि जो कुडियट्टम है ना, उसको हम यहाँ पे प्रिजर्व कर पाए। ऐसा ना हो कि कुडियट्टम आने वाले सालों के अंदर खत्म हो जाए, ये आपका थिएटर फॉर्म खत्म हो जाए। इसको बचाने के लिए, इसके आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करने के लिए एक नया इनिशिएटिव आया है चूलियट्टम के नाम से। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ और इस थिएटर फॉर्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नेत्र अभिनय, नेत्र क्या होता है आपकी आईज, आईज के एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। हस्त हो गया आपके जेस्चर्स, ठीक है, तो जेस्चर्स आपके बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे आपके थिएटर्स के अंदर जिनको हम कुटम पलम्स बोलते हैं, वहां पर परफॉर्म किए जाते हैं, प्लस एट द सेम टाइम मेल एक्टर्स को चक्यार्स बोला जाता है और फीमेल को नांगियार्स बोला जाता है। यहाँ पर आपको ड्रमर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम नाम्बियार्स के नाम से जानते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आपको जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, दैट इज पकर नट्टम। देखो अगर आप मूवीज वगैरह के शौकीन हो ना, तो बल्कि एक मूवी भी आ रखी है पकर नट्टम के नाम से। एक्चुअल में ना इस मूवी के अंदर क्या होता है, एक ही पर्सन, मतलब एक ही इंसान पता क्या करता है, वो मेल रोल भी प्ले करता है, वो फीमेल रोल भी प्ले करता है। तो एक्चुअल में ना कुटियट्टम का ही एक एस्पेक्ट है पकरनट्टम, जहां पर क्या होता है ना, एक ही इंसान वो मेल और फीमेल दोनों रोल प्ले करता है। जैसे आप लोगों ने कपिल शर्मा शो देखा होगा ना, उसमें भी कई बार ऐसे ही होता है कि एक ही आर्टिस्ट पहले वो लड़के का किरदार निभाता है, फिर वो लड़की का किरदार निभाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पकरनट्टम। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रिवाइज्ड GRAP। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा है? देखो GRAP स्टैंड्स फॉर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब देखो यार, सितंबर तो खत्म होने वाला है ना, अब अक्टूबर आ जाएगा, फिर नवंबर आ जाएगा, और जैसे ही दिल्ली वाले हैं, जैसे मैं भी खुद दिल्ली वाला ही हूँ, तो नवंबर के महीने के अंदर हमें बहुत सारी पोल्यूशन देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो हर साल होता ही होता है। अब एक्चुअल में ना इस पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ हमारे पास बॉडीज हैं, और यहाँ पे हमें एक बॉडी देखने को मिलती है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट से बनी हुई बॉडी है, ठीक है, और जो दिल्ली NCR वाला पूरा रीजन है ना, वहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी बन जाती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जैसे आपका पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इनके साथ मिलकर ये आपका कोशिश करता है कि NCR वाले रीजन के अंदर कोई यहाँ पे पोल्यूशन का जो है दिक्कत वो कम से कम हो। बाकी पोल्यूटर्स के ऊपर जो फाइन वगैरह लगाना, वो भी इसके पास पावर हो जाती है। अब एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना GRAP की, अब इसमें एक वर्ड आया ग्रेडेड। ग्रेडेड मतलब पता क्या होता है, जैसे जैसे लेवल बदलता रहेगा उस हिसाब से आपके आपके एक्शन प्लान बदलते रहेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप लोग जानते हो ना, दिल्ली के अंदर ये सब चीजें देखने को मिलती हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। मान लो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 50 से नीचे है, मतलब वहां की हवा वो साफ है, ठीक है, उस केस में बहुत बढ़िया चीज है। पर जैसे ही थोड़ा सा पोल्यूशन होगा, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाएगा, 51 से 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लेवल है, बट इसके बाद जैसे 100 से ऊपर गया ना, तब आपके लेवल बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और यहाँ पर फिर सांस लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स का डिटोरिएट होना। एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ता रहता है ना, इट मीन्स कि आपकी हवा की जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। एयर पोल्यूशन के लेवल को ये मेजर करता है। मेजर कैसे करता है? आपके इसमें पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड, इन सभी 8 पॉल्यूटेंट्स का ना हम कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन देखते हैं। उसके हिसाब से फोकस किया जाता है कि कैसे कैसे कौन सी कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे हैं। अब जो GRAP के अंदर कैटेगरीज है ना, वो 4 स्टेजेस के ऊपर बेस्ड है। एक तो है पुअर, एक वेरी पुअर, एक सीवियर, और एक है सीवियर प्लस। अगर AQI 450 से ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पर आपकी स्टेज 4 आ जाएगी। और हर स्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग ना हमने कुछ कुछ एक्शन प्लान बना रखे हैं। जैसे आप लोग देखते नहीं होते
कि मतलब कि कभी सरकार बोलती है कि अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को बंद कर रहे हैं, अब यहाँ पर बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं, अब यहाँ पर जो और आपकी जो बसेस हैं जो BS3 से नीचे वाली हैं वो नहीं आ पाएंगी। इस तरह हम अलग अलग स्टेप्स लेते हैं। वो स्टेप्स का मतलब क्या है? वो यही है कि हमारा रिस्पॉन्स ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है। अगर पोल्यूशन कम है तो कम रिस्ट्रिक्शंस, अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो थोड़ी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन। ऐसे करते करते ना हम ग्रेडेड मैनर के अंदर ना हम अपने एक्शंस लेते रहते हैं। इसी को बोलते हैं GRAP। अभी क्या हुआ है ना, अभी हमने रिवाइज्ड ग्रैप किया है। रिवाइज्ड ग्रैप मतलब हमने कुछ और चीजें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब आपको इतना ध्यान नहीं रखना क्योंकि कुछ और चीजें ऐड हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बसेस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जानी थी, इंटरस्टेट थी, एंड अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली नहीं है या BS6 नहीं है या CNG वाली नहीं है तो वो दिल्ली में एंटर ही नहीं करेंगी। ठीक है ना? तो इस तरह की कुछ हमने और एडिशंस करी हैं, तो इस वजह से ये न्यूज में आया था। बाकी आई होप आपको GRAP समझ आ गया होगा। 2017 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल में ना MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एक आया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, बल्कि सीरीज ऑफ केसेस है MC मेहता की। तो 2016 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रैप को अप्रूव किया गया था। 2017 में हमने इसको इंप्लीमेंट किया एंड अकॉर्डिंगली किस तरह से एक्शन लेना है वो यहाँ पे देखा जाता है। अभी जो इसको ग्रैप को इंप्लीमेंट करता है वो और कोई नहीं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ही है। इससे पहले एक प्रीवियस अथॉरिटी थी जिसका नाम था EPCA। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। फिर बाद में इसको रिप्लेस किया बाय CAQM के द्वारा। तो ये कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। बाकी CAQM जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटोलॉजी एंड IMD इंडियन मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसके डेटा को इस्तेमाल करता है। अगला दोस्त हमारा टॉपिक है पैक्ट फॉर द फ्यूचर के नाम से। एक्चुअल में ना अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की तो कई बार हम बात करते हैं कि यार UN ना अब रेलेवेंट नहीं रहा है ना, हम कई बार ऐसा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अडॉप्ट किया गया है, जो बात करता है कि किस तरह से UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदरवाइज UN को हम और रेलेवेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें करी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये बात करी है कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, एंड साथ साथ जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है इसको अचीव करने के लिए हम अपने स्टेप्स को और तेजी से बढ़ाएंगे। इसके अलावा दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो, इसके लिए हम काम करना और अच्छे से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ना तो दुनिया भर में हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। चाहे हम बात कर लें रशिया यूक्रेन की बात कर लें, हम बात कर लें हमास और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की। तो इस तरह के मुद्दों को हम कहाँ पे पिछड़ रहे हैं, क्या रूट कॉज है इन कॉन्फ्लिक्ट का, पीस कीपिंग ऑपरेशन कितने अच्छे से हो रहे हैं नहीं हो रहे, उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। प्लस साथ ही साथ न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन डिसआर्मामेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दुनिया भर में ये ना ही हो। ठीक है ना? हालांकि इसकी क्या डिटेल्स हैं कैसे होंगी वो हमने नहीं डिस्कस करी, पर एक आइडिया ज़रूर डिस्कस हुए हैं। प्लस एट द सेम टाइम AI का नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, रेगुलेट करें उस चीज़ को। ठीक है? फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कैसे कहीं ना कहीं उसकी हम वेलबींग को इंश्योर कर सकते हैं, ये सारा पैक्ट फॉर द फ्यूचर यहाँ पे डिस्कस किया गया और उसको एक्सेप्ट भी किया गया। अब यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी कैसे हम और रेलेवेंट रख सकते हैं उसका भी डिस्कशन हुआ। और UNSC के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मैंने कई बार डिस्कशन किया है कि UNSC में टोटल 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं एंड 10 आपको नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिल जाएंगे। परमानेंट के अंदर आपका US, चाइना, UK, रशिया, फ्रांस देखने को मिल जाते हैं। एंड बाकी जो 10 नॉन परमानेंट है ना, उसमें से 3 अफ्रीका से, 2 एशिया से, आपके 2 आपका लेटिन अमेरिका और करीबिया से, 2 वेस्टर्न यूरोप से और 1 आपको ईस्टर्न यूरोप से देखने को मिल जाएगा। इसके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाते हैं। इनका पहला सेशन आपको लंदन में देखने को मिलता है 1946। बाकी जो UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना, उनमें से एक आपका UN सिक्योरिटी काउंसिल देखने को मिल जाएगा। ठीक है? बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया ये सब चीज़ें। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके जो डिसीजन होते हैं बाइंडिंग होते हैं। जो आपके 5 परमानेंट होते हैं P5 जिनको बोलते हैं, उनके पास हमें वीटो पावर देखने को मिल जाती है। बाकी इनके जो चैप्टर 6 है UN चार्टर का और चैप्टर 7 है UN चार्टर का, इसके माध्यम से वो कोशिश ये करते हैं कि दुनिया भर में इंटरनेशनल पीस बना रहे एंड अकॉर्डिंगली इनके डिसीजन को इन्फोर्स करने का जो पावर है वो यहाँ पे चैप्टर 7 से हमें देखने को मिल जाती है। अगला दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रिगार्डिंग। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है? अगर आपको इकोनॉमी में स्ट्रांग नहीं हो तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, बट कोई घबराने वाली बात है नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ ना, अभी हमारे सामने सेबी ने एक डेटा दिया है जो ये बता रहा है कि 1 करोड़ FNO ट्रेडर्स ने लगभग 21 लाख करोड़ मतलब इतना पैसा लूज किया है ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। और यही कल ट्वीट हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी यहाँ पे किया। तो काफी इस बारे में डिस्कशन हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, एक का नाम मैंने दे दिया बनी, ठीक है ना, और दूसरे का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे नैना। अब दोनों को ना यहाँ पे मतलब बनी के पास चावल बहुत सारे पड़े हुए हैं। बनी एक फार्मर है, या चावल इसके पास मान लेते हैं 3 महीने बाद इसके
ये बनी क्या था, फार्मर था, ठीक है। 3 महीने बाद इसके पास चावल आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। चावल की ये आपकी हार्वेस्टिंग करेगा तो बहुत सारे चावल होंगे इसके पास 3 महीने के बाद। अब आज के समय ना, मान लेते हैं कि 1 किलो चावल का जो दाम है वो 10 रुपए है, ठीक है, राइट। पर बनी को डर है, क्या बनी को डर है? बनी को डर है यार, आज तो आपका जो चावल का दाम है 10 रुपए है 1 किलो। अब डर इसको ये है कि ऐसा ना हो कि 3 महीने के बाद 1 किलो चावल का दाम सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए रह जाए। तब बनी को ये लगेगा यार मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया, क्योंकि अगर 1 किलो का सिर्फ 5 रुपए इसको मिलेगा तो ही विल फेस अ लॉट ऑफ लॉस, ठीक है। ये है बनी की कहानी। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ नैना की, तो नैना को ये पता है कि यार आज तो किलो चावल जो है वो 10 रुपए के मिल रहे हैं, पर इनको आज नहीं चाहिए चावल, इनको भी चाहिए 3 महीने के बाद। अब नैना को डर ये है कि ऐसा ना हो कि 3 महीने के बाद 1 किलो चावल 15 रुपए के हो जाए, खरीदने इनको 3 महीने बाद है, तो डर है ना। बनी को ये डर था कि भाई कहीं ना कहीं चावल का दाम कम ना हो जाए, नैना को ये डर है कि 3 महीने के बाद चावल का दाम बढ़ ना जाए। तो क्यों ना एक काम करते हैं, आपस में ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये आएंगे कि भाई हमें नहीं फर्क पड़ता कि 3 महीने बाद चावल का दाम क्या होगा, तुम मुझे 1 किलो 10 रुपए के बेच देना, आफ्टर 3 मंथ्स बात खत्म। समझे इस बात को? अब बनी भी निश्चिंत है कि भाई 3 महीने के बाद दाम कुछ भी होगा, नैना मेरा चावल खरीद लेगी, और नैना को भी डर नहीं है कि 3 महीने के बाद कुछ भी दाम होगा मुझे इतने में मिल जाएगा चावल। तो यहां पर इसी कॉन्ट्रैक्ट हुई, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। आप पूछेंगे इसका मतलब डेरिवेटिव है क्यों रखा? डेरिवेटिव नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी वो कहां से डिराइव हुई, वो डिराइव हुई चावल से। चावल क्या हुआ, एक एसेट, ठीक है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है, जो कि इस केस में चावल था, उस चीज को हम बोल देते हैं डेरिवेटिव। पहली बात तो आपको ये समझ आगे चल चुकी होगी कि आखिर एक डेरिवेटिव होता क्या है। अब जो डेरिवेटिव होते हैं ना, वो डेरिवेटिव आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। किस प्रकार के सर? अरे डेरिवेटिव आपके फ्यूचर्स हो सकते हैं, डेरिवेटिव आपके फॉरवर्ड्स हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स आपके ऑप्शन हो सकते हैं, डेरिवेटिव आपके स्वैप हो सकते हैं। आपको ना जो अभी हम डिस्कशन ज्यादा करना चाहेंगे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में करना चाहेंगे, क्योंकि यही डेटा यहाँ पे सेबी के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया गया है। एक्चुअल में होता पता क्या है, जो जो मैं आपके साथ अभी तक डिस्कशन कर रहा था, जहां पर नैना और हमने जो बनी वाला एग्जांपल दिया, ये दरअसल में ना इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड्स। समझे इस बात को? यहां पर दोनों पार्टीज ना अंडर ऑब्लिगेशन है कि एक दूसरे को वो यहाँ पे सामने वाली चीज बेचेंगे, है ना, और खरीदेगा, यही होता है। अब यही चीज तो आपस में इन दोनों ने किया, आपस में करना कि आपस में दोनों ने मिलकर ये चीज डिसाइड कर ली। यहां पर कोई बीच में थर्ड पार्टी थोड़ी है, कोई पार्टी बीच में इन्वॉल्व थोड़ी है, ये दोनों आपस में कर रहे हैं। तो इस केस में पता क्या हो सकता है, इस केस में थोड़ा रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है? कल को नैना ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खरीद रही, हो सकता है ना कि मार्केट में कल को दाम 1 किलो 5 रुपए का हो, तो नैना खरीदेगी नहीं, नैना मना कर देगी। या कल को हो सकता है बनी मना कर दे कल को बेचने से। तो इस केस में ना फॉरवर्ड्स के अंदर ये दिक्कत रहती है कि यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क रहता है। काउंटर पार्टी का मतलब कि हो सकता है सामने वाली पार्टी मना कर दे। तो इस केस में पता क्या हो जाता है, कई बार हम बीच में किसी थर्ड पार्टी को ले आते हैं। थर्ड पार्टी किसको ले आते हैं? हमारे बीच में आ जाती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अगर एक्सचेंज वगैरह बीच में आ गया फिर तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस केस में पहले ही अपना पैसा जमा करा दोगे ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपके एक्सचेंज को बीच में ले आया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो ये पहला पैसे पहले ही जमा हो जाएंगे इनके पास। तो अकॉर्डिंगली फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि दे विल हैव टू गिव इट। तो उस चीज को हम बोल देते हैं फ्यूचर्स। तो फ्यूचर क्या होते हैं? एक्सचेंज के ऊपर कोई चीज होती है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम बोल देंगे फॉरवर्ड्स। अगर यहाँ पर बीच में एक्सचेंज आ जाती है जिसके कहीं ना कहीं काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं फ्यूचर्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड जब दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के अंदर पता क्या होता है, यहां पर आपका जो बायर होता है, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी बायर हो, कॉल या पुट, तो बायर के पास ना ऑप्शन होता है कि वो उस राइट को, ही हैज अ राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। मतलब कल को वो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को क्यों इस्तेमाल करे या ना करे, मतलब उसको खरीदे या ना खरीदे, इसका इसके पास एक राइट होता है। समझे इस बात को? तो ध्यान ये रखना है, फॉरवर्ड्स के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड्स के अंदर दोनों को खरीदना या बेचना ही पड़ता है, पर यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क होता है। फ्यूचर्स के अंदर क्योंकि बीच में एक्सचेंज आ जाती है, तो यहां पर ये काउंटर पार्टी रिस्क आपका खत्म हो जाता है। बाकी फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स तो बिल्कुल सेम ही चीज है, बस फर्क यही है कि एक्सचेंज के ऊपर होता है, यही यहाँ पे एक्सचेंज पे नहीं होता। ऑप्शंस के केस में क्या होता है, ऑप्शंस के केस में ना जो ऑप्शन बायर होता है, ही हैज अ राइट, ठीक है ना, ही हैज अ राइट
टू इधर एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। एंड जब मैं बात करता हूँ स्वैप की, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्वैप्स आ जाते हैं, जैसे आपका करेंसी स्वैप हो गया। कई बार आपको डर लगता है कि मैं बाहर से सामान मंगाऊंगा तो ऐसा ना हो कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाए, है ना, तो उसको एक्सचेंज रेट स्वैप बोलते हैं, राइट। तो वो भी चीज़ एक तरह से हेजिंग के पर्पसेस से यूज करी जाती है। अब देखो, एक तो चीज़ हो गया, आपने जैसे यहाँ पे बनी और नैना क्या कर रहे थे, बनी और नैना ना हेजिंग कर रहे थे। इनको डर था कि पैसा ऊपर नीचे ना हो जाए, तो उस केस में उन्होंने अपने रिस्क को हेज कर लिया, रिस्क को कम कर लिया एक तरह से, है ना। पर बहुत सारे लोग ना स्पेकुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, कि प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इन सभी चीज़ों को। एंड ऐसा यहाँ पे सेबी ने ये बताया है कि लगभग 1 करोड़ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर ने ना 21 लाख करोड़ पैसा यहाँ पे लूज कर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया, ये एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो अपना वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। वो चावल की तरह कमोडिटी हो सकती है, कोई करेंसी हो सकती है, कोई शेयर, स्टॉक, इंडेसेस, कुछ भी हो सकता है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब हो सकता है। तो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर वो बाय या सेल करने का एग्री करते हैं, किसी भी आप किसी अंडरलाइंग एसेट को एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया था ना कि 10 रुपए किलो चावल बेचेंगे ऑन अ फ्यूचर डेट, कब बेचेंगे, 3 महीने के बाद। ठीक है ना, तो ये पॉइंटर्स आपको पता होना चाहिए। बाकी डेरिवेटिव्स का मीनिंग आपको बता ही दिया। अब डेरिवेटिव्स के अंदर ना आपके पास एक ऑप्शन होता है, या आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है खूब सारा पैसा कमाने की भी, एंड खूब सारा पैसा लूज करने की भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, इन्वेस्टर्स बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज खरीद सकता है बहुत कम पैसा देके, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है ना वो लेवरेज है, एक तरह से आपने ब्रोकर से उधार लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो गए, मैंने आपको डिस्कस कर लिया। सेबी इस पूरी डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करती है। दे कैन बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। एक्सचेंज जब था, जब थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी। ओवर द काउंटर कहते हैं जब आपस में कर रहा है। ठीक है, जब हमने देखा ना फॉरवर्ड के केस में, फॉरवर्ड के केस में क्या कर रहे थे उस, जब हमने बीच में एक्सचेंज को ले लिया, आपके क्लीनिंग कॉर्पोरेशन को ले आए, तो वो एक्सचेंज आ चुका है। एक्सचेंज के अंदर थर्ड पार्टी रिस्क, सॉरी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। ओवर द काउंटर के अंदर काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता है, मतलब होता है कि सामने वाला मना ना कर दे। इनको डेरिवेटिव को हेजिंग या स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, फ्यूचर्स का भी, ऑप्शंस का भी, हर चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सेबी के बारे में आप जानते होंगे, 1988 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। तब जब इसको बनाया गया था एज अ नॉन स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया था, बट 1992 के अंदर हमने एक्ट पास किया, सेबी एक्ट 1992, जिसके माध्यम से एक स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पे बन जाती है, एंड हमारी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। देखो, हो सकता है कुछ बच्चों को एफ समझ ना आया हो। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने स्टैटिक में कभी पढ़ा ही नहीं एफ, दैट कैन बी वन रीजन। दूसरा एक ये हो सकता है कि आपने इकोनॉमी ही कभी ना पढ़ी हो। ठीक है ना, तो चिंता मत करो, अगर आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा, आप आने वाले सेशंस के अंदर, मतलब नॉट इन करंट अफेयर, स्टैटिक सेशंस के अंदर मेरे साथ आप इकोनॉमी पढ़ना, तो आपको बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर फिर भी किसी को पढ़ने के बाद भी नहीं समझ आया है, तो प्लीज 5 मिनट पीछे चले जाओ इस वीडियो को, एंड एक बार दोबारा देख लो इस वीडियो को। ठीक है ना, कई बार टेक्निकल चीजें होती हैं तो 2 बार समझने में समझ आ जाती हैं, तो एक बार वो देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। 2 सवाल हैं आपके सामने, एक है आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, एंड दूसरा आपका है बोहाई गल्फ के बारे में। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था क्रिस्पर कैस 9 के बारे में। देखो, क्रिस्पर कैस 9 के बारे में तो अब सब लोगों को पता ही है। जब मैं कैस 9 की बात करता हूँ ना, तो कैस 9 दरअसल में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, एक तरह की, इसको हम कैंची बोलते हैं। ठीक है ना, कि एक सिजर होती है, मॉलिक्यूलर सिजर इसको बोला जाता है, जो कि आपका डिफेक्टेड डीएनए है ना, उसको काटने के काम आती है। एंड क्रिस्पर के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे सही जीन के साथ, उसको यहाँ पे हम वो गाइडिंग की तरह काम करता है। तो एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। क्रिस्पर कंपोनेंट का जो फंक्शन होता है वो सेकंड वाले मेंशनड है, और कैस 9 का बात क्या थी, जो एक तरह से डीएनए को कट करता है। तो दोनों के अंदर इंटरचेंज हो गया है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर इज नीदर वन नॉट टू। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड नंबर हम बात करें मैनग्रोव्स की, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मैनग्रोव्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में सर्वाइव करते हैं। यस, ये दरअसल में आपका 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ के बीच में आपको सर्वाइव होते हुए देखने को मिल जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है कि मैनग्रोव्स की स्टिल्ट रूट्स होती हैं और नोमेटोफोर्स होते हैं, ताकि वो कोस्टल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाए। ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम बात करेंगे ना, आप मैनग्रोव्स की एक बार पिक्चर देखना, मैनग्रोव्स के अंदर आपके जो रूट्स होंगे ना, तो वो रूट्स इस तरह से होते हैं, जैसे मान लो ये रूट हुई ना, तो रूट्स के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स ऊपर तक आ जाते हैं, ताकि एक तरह से स्टेबिलिटी मिल पाए। एंड नुमेटोफोर्स का मतलब क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या है ना, कोस्टल एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो वाटर होता है, वो आपको ब्रैकिश वाटर, आपको सॉल्टी वाटर देखने को मिल जाएगा। उस केस में वहां पर एयर लेने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो जो यहाँ पर आपके मैनग्रोव्स के रूट्स होते हैं ना, वो ऐसे ऊपर हवा में आ जाते हैं, इनको बोलते हैं नुमेटोफोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो नुमेटोफोर रूट्स मतलब आपके एक तरह के स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं,
जो कि मदद करते हैं ट्रीज को ब्रीथ करने के अंदर, जहां पर जो सॉइल है वो वाटर लॉग्ड है या स्वैम्पी हैबिटेट है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि बांग्लादेश के पास लार्जेस्ट एरिया है मैंग्रोव का, बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यहाँ पर आपको इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा। तो पहले दो करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है, आज का आपका होमवर्क ये रहेगा। राइट, ये चार स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो। कल जो होमवर्क दिया था एक था CWC के बारे में, तो CWC दरअसल में एक स्टेचुटरी बॉडी है। तो आपका पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दामोदर रिवर की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है हमें वो बाराकार देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। वन हॉर्न राइनो का IUCN स्टेटस डेफिनेटली आपको वल्नरेबल देखने को मिलेगा, दिस इज करेक्ट। ये एक्चुअल में आपका जो चौथा स्टेटमेंट जो कह रहा है ना कि 40% से कम कार्बन कंटेंट होता है, दरअसल में पीट का होता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी बात करें SOSI की, तो ये स्टेटमेंट्स में आई थिंक सारी स्टेटमेंट्स आपकी ठीक ही हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।